हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है यूपी स्पेशल के लिए 2024 जो यूपी पीसीएस एग्जाम होगा 27 अक्टूबर को और यूपी आरओ एग्जाम है 22 दिसंबर 2024 को। ये री एग्जाम है जो 11 फेब को हो गया था, उसका री एग्जाम है 22 दिसंबर को। ये यूपी के अदर्स एग्जाम होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां से यूपी स्पेशल आता ही है और इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसके उत्तर प्रदेश की जनजातियां हो गई थी। अब इसमें आगे टॉपिक है परिवहन तथा संचार। प्रदेश में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों तथा संचार सुविधाओं के विकास को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु एवं जल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 से शुरू हुआ था, जो राष्ट्रीयकृत किया गया था 15 मई 1947 को। अब इसमें डाकघर की संख्या देख लेते हैं 2021-22 के अकॉर्डिंग है ये 17,890 है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। और विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक सर्वप्रथम कब हुई थी? 1911 में स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद से नैनी तक। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में किया गया था। इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग जो पीडब्ल्यूडी होता है, विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं? जो पीडब्ल्यूडी है उसके अकॉर्डिंग अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई है यहाँ पर, और ये 2021-22 के अकॉर्डिंग दी हुई है। यहाँ पर है 26,09,936 किलोमीटर है। अब यहाँ पर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग है 12,270.23 किलोमीटर है। अब इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? सेकंड है। और प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-19 है। NH नेशनल हाईवे नंबर 19 है और ये दिल्ली से कोलकाता तक है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान NH-19 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब किया गया था? 1972 में किया गया था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी। इसकी लंबाई है 91.352 किलोमीटर है। इसमें लाभान्वित कौन कौन से जिले होंगे? गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर। इसकी विशेषता क्या है? यह गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। किस किस को? जो गोरखपुर जिले के जैतपुर बाईपास है उसको आजमगढ़ जिले का जो सालारपुर है उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ेगा, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर फैक्ट आते ही है यूपी में, और कितनी है? 91.352 किलोमीटर है। अब यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 302.222 किलोमीटर है। लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे यहाँ पर? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा। इस टाइप से क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ पर। इसमें से देखो जितने भी है यहाँ पर लाभान्वित जिले हैं ना, इसमें से 4 डाल दिया जाएगा ऑप्शंस में, 1 2 3 4, और उसमें कूट करके दे देगा 1 2 3 2 3 4। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं। इसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था और इसकी कुल लंबाई 165.537 किलोमीटर है। ग्रेटर नोएडा से ये आगरा तक है जो यमुना एक्सप्रेस वे है। और इससे संबंधित जिले कौन कौन से? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा, इससे संबंधित जिले हैं। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में देख लेते हैं। जो लंबाई है इसकी 593.947 किलोमीटर है। और लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे इससे? हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बदायूं, प्रयागराज, उन्नाव और संबलपुर, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा। ये गंगा एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होने वाले जिले हैं और इसकी यहाँ पर लंबाई कितनी है? 593.947 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में देखें। इसकी कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर 340.824 किलोमीटर है। और यहाँ पर लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? लखनऊ, गाजीपुर, बाराबंकी,
अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ। और विशेष रूप से जो गाजीपुर है, गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। ये इसमें आ सकता है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो किस किस के बीच में विकसित किया गया है, मतलब कि जिलों के नाम दे देगा या फिर कुछ और भी नाम दे सकता है। जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट जगह होगी उसका नाम भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। जैसे गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है, पूर्वांचल है ये, ठीक है, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल जैसे कि लखनऊ हो गया, गाजीपुर उधर की साइड में यही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो उस तरीके से भी याद रखा जा सकता है क्योंकि पूर्वांचल के बारे में बोल रहा है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं। अब बुंदेलखंड के बारे में है यहाँ पर, तो बुंदेलखंड वाला रीजन मतलब कि झांसी के उधर वाला। तो यहाँ पर देखें इसमें लाभान्वित जिले कौन कौन से, जैसे चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा, हमीरपुर और जालौन और औरैया। इटावा कुडरेल गांव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इसका जुड़ाव है। और इसमें यहाँ पर शिलान्यास देखें तो कब किया गया था, 29 फरवरी 2020 को। और किसने किया था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और इसकी लंबाई की बात करें तो 296,296.07 किलोमीटर है। और यहाँ पर गोंडा गांव जैसे भरतकूप, चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक 2019-20 रेल मार्ग जिसकी 8,808 किलोमीटर है, 808 किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन है। देश का सर्वाधिक लंबा है 2019-20 के अकॉर्डिंग कितना, 8,808 किलोमीटर। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण जो संगठन है कोर का मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में है। जो यहाँ पर केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन है कोर का मुख्यालय प्रयागराज में है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, जो उत्तर प्रदेश है पहले संयुक्त प्रांत में आता था, तो ये कब चलाई गई थी, सबसे पहले 1859 ईस्वी में इलाहाबाद, अब क्या है इसका नाम, प्रयागराज है, इलाहाबाद से कानपुर चलाई गई थी जो रेल परिवहन है। अब राष्ट्र की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। गतिमान एक्सप्रेस प्रारंभ में आगरा और दिल्ली के मध्य है, परंतु अब कहाँ तक है, झांसी तक हो गई है ये। और उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता का उपयोग कितना है यहाँ पर, लगभग 150% है। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था 2003 में। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, ये प्रयागराज में। और कब बनाया गया था, ये 2003 में बनाया गया था। भारत का सर्वाधिक लंबा जो रेलवे यार्ड है वो कहाँ पर स्थित है, मुगल सराय में, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो मुगल सराय है। उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने हैं, जो डिविजन्स हैं वो कितने हैं, 9 है। डिविजन्स कितने हैं, 9 है। और रेलवे के सवारी डिब्बों कोच के निर्माण का कारखाना कहाँ पर है, लालगंज रायबरेली। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जैसा कि अभी ऊपर देखा था, गोरखपुर है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा, गोरखपुर में होगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH1 है। और कौन सी रिवर पर है ये भी ध्यान रखना है। और कहां से कहां तक है ये भी याद रखना है। इसमें यहाँ पर दे भी दिया है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, NW1 की बात कर रहे हैं। NW1, NW2, NW3, NW4 जितने भी हैं यहाँ पर, उनको जो बड़े हैं उनको याद ही रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पर 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी से होकर गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश जल परिवहन के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। और उत्तर प्रदेश में एक ही जलमार्ग है जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, NW1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रयागराज पहले नाम क्या था, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर वायु परिवहन की बात करते हैं। वायु परिवहन जैसे यहाँ पर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो प्रमुख हवाई अड्डे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। अयोध्या, उसका नाम क्या है, कुशीनगर का ये नाम हो गया है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम। अब गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, ये क्या है, अभी निर्माणाधीन है, अभी ये बन रहा है। लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको अमोसी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर।
प्रमुख हवाई अड्डे, जैसे बरेली हवाई अड्डा कहाँ पर है? बरेली में। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ पर है? अमेठी। प्रयागराज बमरोली हवाई अड्डा कहाँ पर है? प्रयागराज। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। आगरा खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर। झांसी हवाई अड्डा झांसी में होगा। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर। जो अलग अलग नाम है ना, जैसे यहाँ पर है इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी, तो ये अमेठी में, ये याद रखने वाला। अब बरेली है तो बरेली में ही होगा, प्रयागराज है तो प्रयागराज। चकेरी ये भी याद रखना है क्योंकि इसमें अलग नाम दे दिया, चकेरी वाला, इंदिरा गांधी वाला। आगरा है तो आगरा में ही होगा। सरसावा हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? ये भी याद रखना है। हिंडन नदी मतलब कि कहाँ पर है? गाजियाबाद में, और ये गाजियाबाद ही होगा। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में होगा। झांसी में, और ये याद रखना है। तो इसमें 4 हैं ऐसे जो याद रखने हैं, बाकी के नाम पर ही हैं। अब यहाँ पर है आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा कल्याणपुर कानपुर के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वायु परिवहन और उसके अन्य प्रमुख फैक्ट क्या हैं? जैसे सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा कौन सा है? गोरखपुर है। जो सामरिक महत्व का है वो कहाँ पर है? गोरखपुर का है। जो सैन्य से रिलेटेड होते हैं ना, उसके बारे में। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट, भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट कहां पर है? बक्सी का तालाब लखनऊ में है। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? आगरा में है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया कहां पर? म्योरपुर सोनभद्र में। कहां पर? म्योरपुर सोनभद्र में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरोली प्रयागराज में। भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट में। तो ये भी याद ही रखने वाली बात है, और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि, हाँ यहाँ से भी आते हैं। अभी आरओ का जो पेपर हुआ था 11 फेब को, उसमें आर्थिक जोन के बारे में पूछा था। आर्थिक जोन के बारे में भी पूछ लेता है, कृषि के बारे में भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देख रहे हैं हम कृषि के बारे में। जो कृषि जलवायु प्रदेश है उत्तर प्रदेश में कितने हैं? यहाँ पर 9। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है लास्ट ईयर में। चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? 1954 में की गई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना वर्ष 2009 में। और किसान रथ योजना वर्ष 2010 से 11 में। जो किसान रथ योजना है वो 2010 से 11 में शुरू की गई थी। और ऊर्जा शहर योजना वर्ष 2008 में। किसान बही योजना वर्ष 1992 में। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में देखें तो शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 ईस्वी में। ये कृषि संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्यों के बारे में। और ये वाला पॉइंट तो इसको बिल्कुल ही याद रखना है कि कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। चकबंदी योजना 1954, उसमें मिलान करके पूछ लेगा कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान है उसका सामने ईयर दे दिया और यहाँ पर मिलान करने के लिए। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को। डिस्ट्रिक्ट परियोजना यहाँ पर ऊर्जा शहर, इसमें यहाँ पर सभी के ईयर्स दिए हुए हैं। यह सीक्वेंस में करके भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई 2009 से 2019-20 इसके विशिष्ट फैक्ट क्या है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, उत्तर प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, वो कृषि को बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कृषि में कितनी लगी हुई है? 65% जनसंख्या है, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। ठीक है, जो कुल खाद्यान्न है उसमें कौन सा है? प्रथम स्थान है। ये लेक्चर 3 में भी था। और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 229.94 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 144.16 लाख हेक्टेयर है। और इसमें आगे देखें, जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो कितना है? 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए बोला हुआ है। अब मक्का के लिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादकता की जाती है, जो मक्का है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? हरदोई में किया जाएगा। सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला कौन सा है? बहराइच है। ये उत्पादक जिला तो कौन सा है? बहराइच। और जो उत्पादकता हो रही है वो कहां पर हो रही है? हरदोई में। जो बोया जा रहा था क्षेत्रफल वो कहां पर है? बहराइच में। मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है? कन्नौज में। अब यहाँ पर ये देख लेना उत्पादक है या फिर उत्पादकता है, यहाँ पर देख लेना है। अगर उत्पादक की बात करें तो बहराइच होगा, और उत्पादकता की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? हरदोई होगा। मक्के की
मक्के की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है, सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो कन्नौज में है, सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में होगा। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात जोन कौन कौन से हैं। कृषि निर्यात जो निर्यात किया जा रहा है, या तो दूसरे राज्य को भी किया जाएगा निर्यात, या फिर दूसरे देश को भी जो निर्यात किया जा रहा है। जैसे कुछ चीजें हैं उत्तर प्रदेश की है और वो उत्तर प्रदेश में उगाकर भेजा जा रहा है, या कुछ भी उसके प्रोडक्ट करके भेजा जा रहा है दूसरे देश को या दूसरे डिस्ट्रिक्ट को। जैसे कि आगरा आलू के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सहारनपुर आम और लखनऊ भी आम के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं जो प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता अरहर के लिए क्या है। अरहर, जहां पर अरहर उत्पादकता की जाती है वो कौन सा है, इटावा है। अरहर के लिए देख रहे हैं यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, बांदा में, और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर है, फतेहपुर में है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। जैसे प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2008 में। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुरू कब की गई थी, वर्ष 2009 में की गई थी। प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 1954 में की गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर, चना। अब कपास भी क्या होती है, कपास तो खरीफ की फसल होती है। अब यहाँ पर बोला गया है इसमें रबी की फसलें, तो ये क्या है, सारी की सारी यहाँ पर रबी की फसलें ही हैं। गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर और चना। अब इसमें उत्तर प्रदेश में हम खरीफ फसलों की बात करें तो क्या होगा, चावल, सनई होगा, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, मक्का। ये क्या है, खरीफ की फसल है। अब इसमें नेक्स्ट है तंबाकू। उत्तर प्रदेश की जो जायद फसल है, जायद फसल उनका देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे तंबाकू, प्याज, खरबूजा, काशी फल, ककड़ी और तरबूज, ये क्या होती है, यहाँ पर जायद की फसल ही होती है। जैसे कि इसमें मसाले आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं और फल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, जायद की फसलें ही होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे जौ के बारे में, सर्वाधिक उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है, यहाँ पर एटा है। और सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर बोया जाता है जौ का, झांसी में। और जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता जो हो रही है वो एटा में हो रही है। यहाँ पर उत्पादक भी और उत्पादकता दोनों में ही कौन है, एटा है। अब इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश में बाजरा के लिए बोला हुआ है। अब जो उत्पादकता है, सबसे ज्यादा उत्पादकता वो मैनपुरी में है, और सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है, बदायूं में। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, आगरा है। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, आगरा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश गेहूं के बारे में देख लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादक कहां पर है, हरदोई। उत्पादकता कहां पर है, बागपत। उत्पादक और उत्पादकता देख लेना है वहां पर ध्यान से, मिक्स ना हो जाए दोनों। अगर इधर का उधर हो गया ना तो फिर गलतियां हो जाएंगी, पढ़ने का भी मतलब यही, पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ इसको। अब सर्वाधिक क्षेत्र क्या है यहाँ पर, हरदोई। अब इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चावल सर्वाधिक क्षेत्र कहां पर है, आजमगढ़। सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है, बिजनौर। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, शाहजहांपुर। और ये सभी ना सब फैक्ट है यहाँ पर, बस इसको बस याद ही रखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ज्वार की बात कर लेते हैं। जैसे सर्वाधिक उत्पादक कहां पर है, कौन सा जिला है, बांदा। सर्वाधिक क्षेत्र भी कौन सा है, बांदा ही है। ज्वार के मामले में देख रहे हैं सर्वाधिक उत्पादक और सर्वाधिक क्षेत्र। अगर सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा, सोनभद्र होगा। ज्वार, इसको पानी की क्या होती है, कम, अगर कम भी दिया जाए पानी तो तब भी हो जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, पानी की कमी है, जो बुंदेलखंड वाला रीजन है। अब इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। अब इसमें पूछ सकता है, उसमें ऑप्शंस या कोड बनाकर दे दिया जाएगा। जैसे मालभोग, दूधसागर, अधेश्वर, चीनी, चंपा और अल्फान। यहाँ पर 4 इसमें नाम दे देगा और कोट करके पूछा जा सकता है यहाँ पर। जैसे मालभोग हो गया, दूधसागर हो गया, अधेश्वर हो गया, अल्फान हो गया, चंपा और चीनी। अब यहाँ पर देखें, इसमें उत्तर प्रदेश की अमरूद की किस्में कौन कौन सी हैं। जैसे इलाहाबादी सफेदा और ललित, सुरखा, लखनऊ 49 सरदार, लखनऊ 49 सरदार, ये किसकी है, अमरूद की किस्में हैं। उत्तर प्रदेश में पान की प्रमुख किस्में देख लेते हैं। पान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। जैसे मीठा, महोबा, बनारसी, कपूरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पान के बारे में। देसावरी और कलतिया, रामटेक, मगही, सांची, बंगला। और ये यूपी स्पेशल, ये सारा कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो यूपी स्पेशल वाला होगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ है और इसमें 104 पेजेस की है ये।
ठीक है, ये किसकी है यहाँ पर, पान की प्रमुख किस्में हो गई हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में आम से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से, लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर और भी हैं बाकी इसमें आदि। प्रमुख किस्में कौन कौन सी होंगी इसमें, जो आम की प्रमुख किस्में कौन कौन सी होती हैं जिनका उत्पादन किया जाता है। जैसे कि इस्तेम आम हो गया, इस्तेम आम, इसमें सहारनपुर और मेरठ। लंगड़ा आम जैसे कि मेरठ और वाराणसी। दशहरी आम महिलाबाद क्षेत्र या फिर लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फूलों की कृषि से संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से होंगे। उत्तर प्रदेश में फूलों से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। जैसे कि प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, वाराणसी। वर्ष 2021-22 में प्रमुख फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति क्या है। जैसे कि चावल में देख लें, यहाँ पर चावल में देश में कौन सा है, दूसरा स्थान है। गेहूं की बात करें तो प्रथम है, कुल खाद्यान्न में प्रथम है और गन्ना में भी क्या है, प्रथम है। चावल में अगर बात करें तो कौन सा है, दूसरा है। पहला किसका है, वेस्ट बंगाल का है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्पादन की बात कर देख रहे हैं मिलियन टन में, तो चावल कितना है, 15.27 है। और उत्तर प्रदेश देश में हिस्सेदारी कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर 11.72 है चावल की और दूसरा स्थान है। गेहूं का देखें यहाँ पर उत्पादन कितना है, 33.95 और यहाँ पर भारत में मतलब देश में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, 31.77 है और इसका स्थान कौन सा है, प्रथम है। गेहूं का कुल खाद्यान्न में बात करें उत्तर प्रदेश का उत्पादन कितना है, 56.11 और उत्तर प्रदेश का हिस्सा भारत में कितना है, 17.77 है और स्थान कौन सा इसका, प्रथम है। गन्ना का देखें 177.43 है, ये मिलियन टन में देख रहे हैं यहाँ पर, और ये इसका उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है देश में, 41.09 है और इसका स्थान कौन सा है, प्रथम है। चावल में कौन सा स्थान है, दूसरा है और बाकी का तीनों में इसमें फर्स्ट है। अब इसमें देखते हैं प्रमुख तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। जैसे कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो पान प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है, महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो आंवला उत्पादक जिला है वो कौन सा है, प्रतापगढ़। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आंवला उत्पादक जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक कौन कौन से हैं, सहारनपुर और मेरठ, सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, मोस्टली प्रयागराज, कौशाम्बी आदि जिलों में भी किया जाता है। और मोस्टली कहाँ पर होगा अमरूद का, प्रयागराज और कौशाम्बी में होगा। आलू निर्यात जोन कहाँ पर है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, गाजीपुर में। एकमात्र है ये, एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है, ये गाजीपुर में है। प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है, जो पुष्प इत्र बनाया जाता है वो कहाँ पर है, कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश का इतिहास, अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं क्या है। अब इसमें देखो जो महाजनपद है ना, महाजनपद टोटल कितने थे, 16 थे। अब 16 में से 8 ही किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि कितने महाजनपदों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल 8 महाजनपद स्थापित थे। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर पश्चिम से आने वाले जो आक्रमणकर्ताओं के रास्ते में पड़ने के कारण दिल्ली, पटना के मध्य के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास से अभिन्न संबंध है। अब इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पर प्राचीन काल में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशन थी। उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से हैं, जो एविडेंस है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि पुरापाषाण कालीन सभ्यता, जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता कहाँ पर देखी गई है, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज मतलब बेलन घाटी और चंदौली चकिया में। अब ताम्रकांस्य संस्कृति, जो तांबा कांस्य संस्कृति है वो कहाँ पर, जैसे कि आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, बड़ा गांव और हुलास, दोनों बड़ा गांव और उल्हास दोनों कहाँ पर है, सहारनपुर में है। बड़ा गांव और हुलास दोनों ये जो भी है ना कहाँ पर स्थित है उनका भी याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर आलमगीरपुर है वो कौन कौन से क्षेत्र में पड़ जाता है, बड़ा गांव और हुलास कहाँ पर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और आते भी हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ पर, मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त। जो बेलन घाटी है वो बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में
किसके निर्देशन में? प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में हुई थी। और पुरा स्थल लोहा दा नाला। प्राप्त उपकरण क्या क्या थे? जैसे पाषाण उपकरण और अस्थि द्वारा निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी यहाँ से। अब मध्यकाल देख लेते हैं। जैसे इसमें है मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य उत्तर प्रदेश। सराय नाहर राय प्रतापगढ़, यहाँ पर मानव अस्थि पंजर मिले हैं। और 14 सवाधान मृतक का सिर मिला है पश्चिम दिशा की ओर को। कितने? 14 सवाधान मिले हैं और 8 गर्त चूल्हे भी मिले हुए हैं। महदा कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में। और सराय नाहर ये भी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ये जरूर से ध्यान रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। चौपानी मांडो ये मेजा प्रयागराज में है। दमदमा सराय नाहर राय। महदा ये कहाँ पर है? तीनों के तीनों प्रतापगढ़ में है। और महदा से क्या मिला? मानव अस्थि पंजर। और यहां से ना महदा से मानव अस्थि पंजर, सिल लोडे और यहाँ पर गर्द चूल्हे। चौपानी मांडो मेजा प्रयागराज जैसे झोंपड़ी और मिट्टी के बर्तन। अब दमदमा प्रतापगढ़ यहाँ से 41 सवाधान, हड्डी एवं सींग मिले और यहाँ पर आभूषण और गर्द चूल्हे। अब देखो जैसे ये है यहाँ पर, इसमें साक्ष्य देती हैं कहाँ से कौन कौन से मिले, तो ये ना मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस तरीके से वहां पर भी लिख देंगे ना, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है एविडेंस के बारे में। मध्य पाषाण काल के लिए हो गया और प्राचीन के लिए हो गया, आधुनिक के लिए हो गया, क्या क्या मिले थे वहां पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो मेंस के लिए भी ना ये इंपॉर्टेंट है, लिख कर प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए इसकी। उत्तर प्रदेश मध्य देश में 2 राजधानियों वाले महाजनपद कौन कौन से हैं? जो 2 महाजनपद, मतलब कि ऐसे महाजनपद जिनकी 2 राजधानियां आती हैं, जैसे कि कौशल है, पांचाल है और मल्ल है। अब कुरु की बात करें, यहाँ पर विस्तार मेरठ से कहां तक था? दिल्ली तक। और राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम साक्ष्य क्या क्या है? अब यहाँ पर चावल का साक्ष्य कब मिला था? ये 9000 से 8000 ईसा पूर्व में। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। अब यहाँ पर है प्राचीनतम चावल का साक्ष्य जो मिला था कोल्डी हवा प्रयागराज से ही मिला है। चावल का साक्ष्य ध्यान रखना है। और गेहूं का साक्ष्य कहाँ से? और चावल का यहाँ पर साक्ष्य है। ये प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल था और ये चावल का साक्ष्य है। आलमगीरपुर से देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई थी, हड़प्पा कालीन वस्तुएं आलमगीरपुर से कपास उपजाने का साक्ष्य मिला यहाँ से। कौशल महाजनपद, अब इसमें जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश देश से संबंधित हैं। अब जैसे यहाँ पर कुरु है, एक तो कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। ये कितने यहाँ पर? 8 हैं, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कौशल महाजनपद को देखें, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? अवध क्षेत्र है। ये भी याद रखना है कि कौन कौन से इनमें से जो भी 8 के 8 हैं, ये अब इनकी स्थिति अब कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। तो कौशल महाजनपद को देखें तो अवध क्षेत्र में है। इसका उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में भी है। और इसकी राजधानी क्या है? उत्तरी भाग की साकेत अयोध्या और दक्षिणी भाग की कहाँ पर है? श्रावस्ती जिले सहेत महेत। इसमें आगे देख लेते हैं प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। जैसे कि पंचाल, यहाँ पर पंचाल है। पंचाल इसका क्षेत्र कहाँ पर है? बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद। और इसकी राजधानी उत्तरी भाग की देखें अहिछत्र और दक्षिणी भाग की क्या है? कांपिल्य। अब मल्ल का देखें यहाँ पर क्षेत्र कौन सा? देवरिया गोरखपुर है। और मल्ल मतलब कुशीनगर, कशिया तथा पावा, पडरौना। इसकी राजधानी कौन सी है? कुशीनगर, कशिया और पावा मंडराना, पडरौना। अब वत्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि क्षेत्र है प्रयागराज के समीपवर्ती जो क्षेत्र है वत्स, वहां पर था। राजधानी जैसे कोसम, वर्तमान कौशाम्बी क्षेत्र है। सूरसेन की बात करें, जैसे क्षेत्र मथुरा के आसपास का, और राजधानी क्या थी? मथुरा ही थी। सूरसेन की जो राजधानी क्या थी? मथुरा। अब इसमें और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। जैसे बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों संपन्न थे। किससे? वैशाख पूर्णिमा से संबंध थे। जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इसमें पता भी होना चाहिए उनका जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी और महापरिनिर्वाण उनको कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये तो सबको ही पता होगा। और ये किससे संबंधित है? वैशाख पूर्णिमा से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा
सर्वाधिक वर्ष जो बिताए थे वो कहाँ पर बिताए थे? कोसल राज्य में बिताए थे। कहाँ पर बिताए थे? कोसल राज्य में बिताए थे। और इसी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया है लास्ट ईयर में। चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? जैसे कि एक तो यहाँ पर सोतीवती, उसको सुक्तिमती बांदा के समीप है ये। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख वर्णित किस में है? अयोध्या अभिलेख में है। जो पुष्यमित्र द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ थे, कहां पर? अयोध्या अभिलेख में उनका उल्लेख वर्णित है। शुंग, कुषाण तथा गुप्त वंश के शासकों से संबंधित अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। शुंग, कुषाण और गुप्त वंश के। इसमें आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे अयोध्या है, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयाजसा। इसका पुराना नाम क्या है? अयोध्या का अयाजसा। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, जो राजा अशोक थे उनके द्वारा। आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जैन ग्रंथों के अनुसार है कौन सी? अयोध्या। अयोध्या में जन्मित जैन तीर्थंकरों के नाम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें जैसे कि यहाँ पर भगवान ऋषभनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो अयोध्या में ही इनका जन्म माना जाता है। भगवान अजीतनाथ जो कौन से थे? दूसरे तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के। भगवान अभिनंदननाथ ये कौन से थे? चौथे तीर्थंकर थे। भगवान सुमितनाथ ये कौन से थे? 5वें थे। भगवान अभिनंदननाथ और सुमितनाथ, ऐसे याद रह जाएगा 4 और 5। और यहाँ पर देखें 14वें तीर्थंकर जो भगवान अनंतनाथ थे वो कौन से थे? 14वें थे। और कितने को माना जाता है? 5 तीर्थंकरों को माना जाता है जिनकी जन्मभूमि क्या है? अयोध्या है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर कौन से हैं? जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल का देख रहे हैं, जैसे कौशाम्बी है। 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। जो क्या है यहाँ पर? कौशाम्बी किसे? जो भगवान पद्म प्रभु है उनसे संबंधित है। काकंडी ये 9वें तीर्थंकर थे। भगवान सोविधिनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल कहां पर? देवरिया में। श्रावस्ती में देखिए तृतीय जो तीसरे तीर्थंकर थे भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित है ये, जो श्रावस्ती में। महोबा में देखिए गोकुर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए विख्यात, मतलब कि प्रसिद्ध है। अब देवगढ़ जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु देवताओं के किले के रूप में भी ये फेमस है। क्या? देवगढ़ जैन मूर्तियों और शिल्पकला के लिए। अब अहि छत्र देख लेते हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है। साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए अहि छत्र से? जैसे मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के, गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्ति भी हुई है। अब जैसे कन्नौज है, पूर्व नाम क्या था इसका? कान्य कुब्ज था। पहली बस्ती के साक्ष्य है। उत्तरी काले पॉलिसदार मृत भांड काल के कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। अब कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ था? एक तो राष्ट्रकूट पाल शासक थे और प्रतिहार के बीच में था। और इसमें जो प्रतिहार थे उनकी ही क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। अब यहाँ पर कौन से? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, और ये दक्षिण के थे और पाल शासक थे। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया था? शासन किया था। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कपिलवस्तु। अब कपिलवस्तु शाक्य गढ़ राज्य की राजधानी बौद्धकाल के समय। नामकरण कपिल ऋषि का वास स्थान होने के कारण, जो कपिल ऋषि थे उनका क्या था? वास स्थान था यहाँ पर कपिलवस्तु। अब यहाँ पर अशोक के अभिलेख कौन कौन से हैं? जो राजा अशोक थे उनके अभिलेख, ये जरूर से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें भी दिया हुआ है ये सारा। लघु शिलालेख जैसे अहरोरा कहाँ पर है? ये मिर्जापुर में है। लघु स्तंभ लेख कहाँ पर है? सारनाथ एवं कौशाम्बी में। राजकीय घोषणाएं कहाँ पर है? लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण। और महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश ये कहाँ पर है? सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में। रानी का अभिलेख अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, जो रानी का अभिलेख है। देवगढ़ के बारे में देख लेते हैं। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। साक्ष्य गुप्त काल के विशेष स्थापत्य और मूर्तिकला यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर है।
और विशेषता क्या है इसकी, 4 मंडप और 12 मीटर यहाँ पर ऊंचा शिखर है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर काशी के बारे में, काशी के बारे में देख लेते हैं। इसमें उल्लेख अर्थवेद में दिया हुआ है। सर्वप्रथम स्थापना दिवोदास ने की थी, महाभारत के अनुसार है ये। किसने की थी, दिवोदास ने। महाभारत के अनुसार राजधानी क्या थी, वाराणसी। जो काशी है ना, अब उसको वाराणसी बोला जाता है। हर्षवर्धन का देखिए, प्रमुख आयोजन प्रति पांचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन। और लेख क्या है इसमें, ताम्र दानपत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृति भाषा में लिखित है ये। और प्रमुख बातें देखें इसमें, हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि जो उत्कीर्ण की गई है। किसके, जो हर्ष के हस्ताक्षर थे उनकी अनुलिपि भी यहाँ पर उसमें उत्कीर्ण की गई है, जो हर्षवर्धन है उस अभिलेख में। श्रावस्ती के बारे में देख लेते हैं। इसमें श्रावस्ती के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे कि व्यापारिक केंद्र कौन कौन से, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ। अभिलेख कौन से हैं, जैसे कि कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और साहूकार अनाथ पिंडक ने, जो इसकी विशेषता है, साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार जो श्रावस्ती में है बुद्धों को अनुदान दिया था। जो ये था यहाँ पर साहूकार अनाथि पिंडक थे, उन्होंने जैतवन महाविहार था बुद्धों को क्या कर दिया था, अनुदान दे दिया था, अनुदान कर दिया था। आदिवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, मकली पुत गोशाल की जन्मभूमि भी माना जाता है। किसको, श्रावस्ती को। जो आदिवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मकलीपुत गोसाल, उनकी जन्मभूमि भी क्या माना जाता है, श्रावस्ती को माना जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर कब बनवाया गया था, ये गुप्त काल से। और ऐसा माना जाता है जो मंदिरों को ज्यादा बनवाने लगा था वो कौन सा काल था, गुप्त काल ही था, स्वर्ण काल बोला जाता है उसको। और क्षेत्र क्या था ये भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है, ये कानपुर में है। और निर्माण केवल इसका ईंटों से किया गया है। और विशेषता शिखर का होना, ऊंचा चबूतरा, और छत कैसी होनी चाहिए, पिरामिड आकार की होनी चाहिए। और सारनाथ के प्रमुख तथ्य का देख लेते हैं। जैसे इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ पर जो पूर्व नाम था, पहले नाम क्या था, इसी पत्तन मिगदाव, ऋषिपत्तन मृगदाव। और इसकी विशेषता देखें, भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन। जो सारनाथ है, सारनाथ से लिया गया है भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन। और अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। जो सिंह शीर्ष स्तंभ है उसको राज्य चिन्ह के रूप में। ह्वेनसांग के समय यह थेरवाद का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया था, जिसमें से एक क्या था, थेरवाद था। प्रमुख स्तूप कौन सा है यहाँ पर, जैसे धमेक स्तूप, कौन सा है, धमेक स्तूप, फाहियान द्वारा विस्तृत इसमें उल्लेख किया गया है।